आप सभी का नेटवर्क पाथ में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने पीसी में कैसे आईपी सेटअप कर सकते हैं और उसी के साथ कुछ बेसिक कमांड लाइन टूल्स जिससे कि आप अपने नेटवर्क के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं या फिर ट्रबल शूटिंग में आपको इससे मदद होगी। तो आईपी जानने के लिए आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए सबसे पहले तो आप यहाँ से जाके भी अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ ओपन दबाइए और एक और तरीका है, आप अगर डेस्कटॉप या फिर किसी फोल्डर के अंदर है तो यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार के अंदर सीएमडी लिख दीजिए और आपका कमांड प्रॉम्प्ट उसी फ़ोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा, राइट? तो ऐसे ही मैं किसी और फ़ोल्डर के अंदर आपको दिखा देता हूँ। ये खुल गया, ये वाले फ़ोल्डर के अंदर अगर मैं सीएमडी दबाता हूँ तो मैं ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाता हूँ। ओके? अब अगर आपको आपके कंप्यूटर की आईपी जाननी है, तो आप यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग, ओके? स्पेलिंग देख लीजिए, आईपी कॉन्फ़िग, ये कमांड आपको टाइप करना है और एंटर दबाना है। इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स दिखेंगी और ये IPv4 एड्रेस जो आपको दिख रहा है, ये आपके लैपटॉप का या फिर आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। IPv4 वहाँ पे लिखा है, IPv4 यानी आईपी वर्जन 4। तो दो प्रकार के आईपी एड्रेस जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वो है IPv4 और IPv6। ये देखिए IPv6 भी यहाँ पे लिखा है। तो इस कंप्यूटर को IPv4 ही दिया गया है, IPv4 या फिर IPv6 आप दोनों दे सकते हो, सिर्फ IPv4 दिया तो भी चलता है। और सबनेट मास्क लिखा हुआ है 255.255.255.0। इसका मतलब है पहले के जो 24 बिट्स है, ठीक है, आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, आपको वैल्यू मिलेगी। पहले के जो 24 बिट्स है वो 1 होंगे और लास्ट के जो 8 बिट्स है वो 0 होंगे। इसका मतलब पहले के जो 24 बिट्स है वो आपकी नेटवर्क आईडी है और बाकी के जो 8 बिट्स है वो आपके होस्ट आईडी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका नेटवर्क क्या होगा? 192.168.1.0, ये आपका नेटवर्क आईडी होगा। यानी 1 से जो भी एड्रेस स्टार्ट होता है, 1 से लेके 254 तक, वो आपके नेटवर्क के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाहर नहीं जा सकते आप, वरना वो आईडी बाहर हो जाएगी नेटवर्क के, ठीक है? वो कोई और नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद अगली चीज जो आती है वो है आपका डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे को मैं कुछ इस तरह आपको समझाता हूँ। अगर इसके अंदर, ओके, तो यदि आपके पास आपका स्विच है, ओके, और कुछ एक दो कंप्यूटर्स आपके इस तरह से कनेक्टेड है ना, और ये आपका ऊपर राउटर है। तो इसको आप सपोज कर लो आपने .1 आईपी दे दी, इसको आपने .2 दे रखी है, इसको आपने .3 दे रखी है, और यहाँ से आपका इंटरनेट कनेक्शन जाता है आपके आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। तो जब आप .1 से .2 को पिंग करते हो तो आप सेम नेटवर्क के अंदर बात कर रहे हो, मैसेज एक्सचेंज कर रहे हो। लेकिन आपने सपोज करो आपने पिंग किया 8.8.8.8, तो ये जो आईपी एड्रेस है ये आपके नेटवर्क का नहीं है। आपका नेटवर्क तो 192.168.1 से है और ये आईपी तो 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो कम्प्लीटली कोई और नेटवर्क है ना। तो इस नेटवर्क के बारे में तो आपका पीसी कभी पता नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आर्प भेजेगा और इसे पता है कि आर्प का तो रिप्लाई आने से रहा, क्योंकि ये तो है ही नेटवर्क के बाहर। तो आपका पीसी क्या करता है, इसे एक ऐसा एड्रेस पता होना चाहिए जिसको कि ये फॉरवर्ड कर सके कि अगला डिसीजन वो अगला डिवाइस ले। तो ये क्या करता है, ये आपके राउटर के पास भेज देता है मैसेज जो आपके नेटवर्क के बाहर का है, सीधी सीधे। अगर आप पिंग कर रहे हो, आप सपोज करो अब इस नेटवर्क के अंदर तो कोई और डिवाइस फिलहाल के लिए नहीं है, या फिर मैं आपको चेक करके बताता हूँ इसके अंदर कोई और डिवाइस है या नहीं है। ओके, ओके, तो इस नेटवर्क के अंदर एक और डिवाइस है जो कि मेरा खुद का एक और लैपटॉप है। तो अब मैंने ये जो सिस्टम है ये एक वर्चुअल मशीन है बेसिकली, और ये मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट की हुई है जो कि सेम नेटवर्क के अंदर है, इसलिए मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ। तो 192.168.1.6 मेरे नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है, इसीलिए मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं किसी और नेटवर्क को पिंग करना चाहूंगा तो वो एटलीस्ट उसके साथ कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बाहर का है तो ये आर्प नहीं करता है जनरेट। तो अभी आप अगर ये देखोगे ARP/A करोगे तो इससे आपको आर्प टेबल दिखता है कि आपके कंप्यूटर के पास कितने लोगों का आर्प एड्रेस है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप 1.5 भी है कोई सिस्टम इसके अंदर जिसका आईपी इसे पता है। 1.7 तो इसका खुद का है, और 1.5 किसी और सिस्टम का है, 1.6 किसी और सिस्टम का है, और 1.1
तो अभी आपने ऊपर देखा कि 1.1 तो डिफॉल्ट गेटवे यानी ये राउटर का आईपी एड्रेस है, ये 192.168.1.1। ठीक है। तो जब मैं पिंग करता हूँ, अगर मैं किसी बाहर के सिस्टम को पिंग करता हूँ, इसे सपोज कर लेते हैं, तो ये आर्प जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, ये आप नहीं करेगा। अभी देखो आप टेबल, इसके अंदर कहीं दिख रहा है आपको 8.8.8.8? कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि ये अपने नेटवर्क में है नहीं। आर्प अपने नेटवर्क के अंदर जो जो एड्रेसेस है उसका मैपिंग रख लेता है, क्योंकि उसको सीधा मैक एड्रेस पे भेजना पड़ता है, और अपने नेटवर्क का है नहीं, तो ये क्या कर देगा, ये भेज देगा इसको। ठीक है, और फिर ये राउटिंग डिसीजन लेता है कि किसे आगे भेजना है। करेक्ट। इसके बाद एक और चीज आती है कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये स्टैटिक है या डायनामिक। ठीक है, ये आईपी एड्रेस इसको मिला कैसे इस पीसी को, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज को चेक करने के लिए एक आसान तरीका, आप यहाँ पे सर्च बार में लिखिए नेटवर्क कनेक्शंस। ओके, इतना लिखिए आपको मिल जाएगा, नेटवर्क व्यू, नेटवर्क कनेक्शंस, और कंट्रोल पैनल नीचे होगा। इसे जब आप टैप करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपके जितने भी इंटरफेसेस है आपके लैपटॉप के, जिसके थ्रू वो बाहर किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे इस लैपटॉप के अंदर, इस मशीन के अंदर एक ही इंटरफेस है, एक ही कार्ड है जिसके थ्रू मैं इंटरनेट को या फिर किसी और नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर वाईफाई नहीं है, यानी ये केबल से कनेक्टेड है। तो इसी का आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रहा था, ये देखो आप, फिर से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, तो यहाँ पे नाम भी आ रहा है देखो इसका। और यहाँ पे और अडेप्टर्स होते हैं ना, जैसे वाईफाई होता तो सेम सेक्शन वाईफाई का भी नीचे आता, इसी के नीचे जस्ट, और जितने भी होते हैं उनका भी आएगा। अब इसका आईपी एड्रेस कैसे दिया गया है उसको चेक करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी आईपीवी4, इस पे डबल टैप करिए और ये इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। ठीक है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, या फिर यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अब ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली का क्या मतलब होता है कि आपका ये जो नेटवर्क है, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं एक डीएचसीपी सर्वर बैठा हुआ रहता है। ठीक है, एक डीएचसीपी सर्वर बैठा रहता है, जो कि डिवाइसेस जैसे कनेक्ट होते हैं वैसे ही इनको एक आईपी प्रोवाइड कर देता है नेटवर्क के अंदर का। जैसे कनेक्ट हुआ उसको एक आईपी दे दिया। अब ये डीएचसीपी सर्वर कहाँ बैठा हुआ रहता है जनरली, जो घर के अंदर जो नेटवर्क्स होते हैं उन केसेस के अंदर आपका डीएचसीपी सर्वर आपके राउटर के अंदर ही होता है, डीएचसीपी सर्वर। ओके। और जो इंटरप्राइज नेटवर्क्स होते हैं, जैसे आप ऑफिस हो गया, किसी का कंपनी का ऑफिस हो गया, वहां पे एक डेडिकेटेड डीएचसीपी सर्वर के लिए एक मशीन सेटअप रहती है, या फिर वो लोग भी राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं, राउटर के अंदर एक डीएचसीपी सर्वर क्रिएट करते हैं और वो आईपी एड्रेस बांटता जाता है। लेकिन उस डीएचसीपी सर्वर से अगर आपको आईपी एड्रेस लेना है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एड्रेस पे सेटिंग रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस करते हो तो ये सारा का सारा चीज उड़ जाता है। ठीक है, अगर अभी देखो मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, आईपी एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, द अडेप्टर रिक्वायर्स एटलीस्ट वन आईपी एड्रेस, प्लीज एंटर वन। ओके, तो ये मांग रहा है तो इसको तो आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 192.168.2 डॉट। अगले इसके लिए कॉलम में आप ये जो डॉट के आगे जाने के लिए आप डॉट प्रेस करो आपके कीबोर्ड के ऊपर। अब 2 डॉट में क्या आईपी एड्रेस इसको दे देता हूँ 100। आप देखो, मैंने नेटवर्क के बाहर का आईपी दिया है। ठीक है, हमारा नेटवर्क तो 192.168.1.xx है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और दे रहा हूँ। और जैसे आप सबनेट मास्क पे टैप करोगे तो खुद से सबनेट मास्क दे देता है, इसको समझ आ जाता है, क्योंकि आपके जो नेटवर्क के होते हैं ना वो कुछ क्लासेस होते हैं। अब यहाँ पे आप गेटवे दो या नहीं दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डिफॉल्ट गेटवे देने देने जा रहे हो, इसका मतलब आप जनरली नेटवर्क के बाहर जाना चाहते हो, आपके पैकेट्स नेटवर्क के बाहर ट्रैवल करेंगे। और अगर नेटवर्क के बाहर ट्रैवल नहीं करने वाले, आपको पता है कि नेटवर्क के अंदर ही काम आने वाला है, तो फिर आपको डिफॉल्ट गेटवे देने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि आप सपोज आप देख लो कि अगर आपका डॉट वन पीसी, आप डॉट टू से, डॉट थ्री से, डॉट फोर से, डॉट टेन से, डॉट हंड्रेड से बात करना चाहता है, तो फिर उसे डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए डिफॉल्ट गेटवे देने की जरूरत नहीं है। तो मैं ओके कर देता हूँ, इसे भी ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे मैं यहाँ जाऊंगा सीएमडी में, और यहाँ मैं लिखूंगा आईपी कन्फिग, तो मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है ना। और अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैं आर्प ए देखूं तो अभी भी पुराना आर्प यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं पिंग करता हूँ, ठीक है, पिंग करके देखता हूँ 192.168.1.5 को पिंग करता हूँ मैं, 6 को कर लेता हूँ। ओके, तो ये क्या आ रहा है, ट्रांसमिट फेल्ड, जनरल फेलियर। ओके, फिर से आप आपका आर्प चेक करो, अभी भी दिखा रहा है, ये आर्प डिलीट ही नहीं हुआ है, ये पुराना आर्प अभी भी दिखा रहा है। तो इसलिए ये दिक्कत दे रहा है, लेकिन आपका डिवाइस रीच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस नेटवर्क के अंदर है ही नहीं। और है नहीं वो तो अलग दिक्कत है, ये
इस ऐसा जो नेटवर्क है, इस डिवाइस को मैंने जिस नेटवर्क के अंदर डाला है वैसा कोई नेटवर्क है ही नहीं, एकलौता डिवाइस है इस नेटवर्क के अंदर का। और ये यहाँ से इसको बाहर कैसे जाना है, क्या करना है, इसे कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रीच नहीं कर पा रहा है। अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, पूरा नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स है कि आप अपने कंप्यूटर को आईपी एड्रेस कैसे दे सकते हो और चेंज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो, जनरली इसे आप क्या कर दो, ऑटोमेटिक पे रख दो। ठीक है, ऑटोमेटिक पे रख दो सब कुछ और ओके कर दो। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर से करोगे ना आईपी कॉन्फ़िग, तो ये देखो 1.7 फिर से मिल गया 1.7। तो ये मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ 1.7। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने चूज किया होता है, अगर मैंने मैनुअली देना चाहा आईपी, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ सेम नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे मैं खुद से आईपी एड्रेस देके, जैसे 192.168.1.100 अगर मैं देता हूँ, ठीक है, सेम नेटवर्क है, और मैं ओके करता हूँ। अब मैं जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा आईपी कॉन्फ़िग। अब देखो, आईपी एड्रेस पहले क्या था मेरा, 1.7 था, अब क्या दिखा रहा है 1.100। लेकिन इस बार मैं, अगर मैं देखता हूँ कौन सा अवेलेबल है, ये पुराना है। ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है, थोड़ी देर में ये चेंज होता है, फ्लश होता है और उसके बाद फिर चेंज होता है। तो 1.6 को मैं पिंग करके देखता हूँ। ठीक है, तो रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है मतलब मैं इस नेटवर्क का पार्ट हूँ। लेकिन मैं क्या इस नेटवर्क के बाहर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, इसे पता ही नहीं है बाहर कैसे जाना है, ये तो नेटवर्क के बाहर का आईपी एड्रेस है। तो इसे अगर बाहर भेजना है आपको, तो आप क्या करोगे, इसे दे दोगे आप एक डिफॉल्ट गेटवे, यहाँ लिखो आप 192.168। इसके लिए आपको आपके राउटर का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप सेटअप मैनुअली मत करो, आप ऑटोमेटिक पे रख दो, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो खुद एड्रेस भेज देता है। अब देखो, आप करो पिक, अब देखो आ गया रिप्लाई, है ना, राइट। अब इंटरनेट रीचेबिलिटी है, तो आप इसको जनरली ऑटोमेटिक पे ही सेट करके रखोगे। मैं इसे इतने डिटेल में और सेम चीज़ बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो मैंने फिर से ऑटोमेटिक कर दिया है। इसको छोड़ के और क्या चीज़ें हैं हमारे पास? सीएलआई के अंदर आप जाओगे तो कभी-कभार शायद आप डीएचसीपी से एक्सपेक्ट कर रहे हो आईपी एड्रेस, पर आपका जो सिस्टम है वो आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं भेज रहा होगा, या फिर आप शायद आईपी एड्रेस दूसरा चाहते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज़ कर दोगे, तो आपका आईपी एड्रेस चला जाएगा। अब आप लिखो आईपी कॉन्फ़िग फिर से। अब देखो, इसके पास आईपी एड्रेस ही नहीं है। इसने अपना जो आईपी एड्रेस था वो छोड़ दिया, लीव कर दिया है। अब देखो क्या दिखा रहा है, 169.254.181.251। ये कैसा आईपी है? इसे हम लोग अपीपा कहते हैं, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम है, वो एक टेम्पररी आईपी एड्रेस इसको प्रोवाइड करता है सिस्टम के अंदर के एप्लीकेशंस के साथ बात करने के लिए। ओके, तो टेम्पररी काम चलाने के लिए एक आईपी एड्रेस लेता है, रहता है ये, लेकिन आप इससे कुछ काम नहीं कर पाओगे। अब फिर करो, ये अभी भी 169 दिखा रहा है। तो इस केस के अंदर अगर आपका पीसी अटका हुआ है कि ये तो 169 ही दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, आईपी कॉन्फ़िग, तो आईपी रिलीज आप मत करो ऐसी, अगर आपके पास है आईपी, लेकिन आपके पास नहीं है और उस केस में अगर 169 दिख रहा है यानी अपीपा है आपके पास, तो आप क्या करो, आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश रिन्यू लिखो। ओके, और एंटर दबाओ। थोड़ी देर वेट करो, ये रिक्वेस्ट भेजेगा डीएचसीपी सर्वर को और आपको आईपी वापस मिल जाएगा। ये देखो, .7। अब हर बार .7 मिले ये पक्की बात नहीं है, आपको कुछ और मिल सकता है, .100 मिल सकता है, .250 मिल सकता है, .200 मिल सकता है। जो आईपी एड्रेस अवेलेबल होगा आपके डीएचसीपी सर्वर के पास वो भेजेगा। ठीक है, और ऐसे आपका आईपी एड्रेस रिसीव कर लेगा। इसके बाद मैंने आपको पिंग के बारे में बता दिया। पिंग टूल रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, अगर इसका .7 है, मैं .6 के साथ रीचेबिलिटी चेक करना चाहता, तो मैंने पिंग किया। एक और कमांड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेस रूट। ओके, और विंडोज में हम लोग इसे ट्रेस आरटी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्रेस आर्ट। और इससे क्या पता चलता है कि हम लोग जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं, क्या वो जस्ट हमारा अगले हॉप पे है। ये देखो, इस चीज को मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो अगर इसको मिटाना कैसे है, तो अगर आपका ये पीसी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है आपके स्विच से, और आपके स्विच पे दूसरा पीसी कनेक्टेड है, और ये यहाँ से राउटर पे गया है, ये शायद किसी और राउटर पे है, किसी आपके आईएसपी के, ये फिर आगे किसी और राउटर पे है, ये आगे यहाँ जाएगा, ऐसा पूरा नेटवर्क रहता है, इंटरनेट ऐसे ही बनता है। और ये शायद यहाँ से कहीं और जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये शायद यहाँ से यहाँ कनेक्टेड होगा। तो इतने सारे राउटर्स हैं। ऐसे ही जो
कोई राउटर होगा रैंडम सा जिसका आईपी एड्रेस 8.8.8.8 है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे होगा। तो उसे रीच करने के लिए आपके आपके कंप्यूटर को कितनी बार बताना पड़ रहा है कि आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, क्योंकि इसे तो इसके अंदर का नेटवर्क का नहीं पता, तो ये क्या करेगा, ये तो राउटर के पास भेज देगा। तो इसे राउटर को जो है ना, इसको इसका नेक्स्ट हॉप बोल दिया जाता है। ओके, इसी को नेक्स्ट हॉप कहते हैं। आपको नहीं पता, आप अगले के पास भेज दो, वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पास भेज देगा, तो ये इसका फर्स्ट हॉप हो जाएगा कि 8.8.8.8 तो मुझे नहीं पता, मैं मेरे नेटवर्क के अंदर नहीं है, आप राउटर आप रख लो, आप देखो इसको। तो राउटर क्या देखेगा कि क्या इसके पास है, तो इसको पता है किस तरफ है या नहीं पता है, तो वो एक डिसीजन लेगा और ये इसको भेज देगा किसी और को। ठीक है, शायद ये और दो राउटर से कनेक्टेड होगा कहीं और, लेकिन इसका डिसीजन है कि शायद इस तरफ है, शायद नहीं, पक्का इस तरफ है। और नहीं पता है तो एक उसके अंदर इसके पास भी एक डिफॉल्ट राउट होता है, तो आप उसे बता सकते हो कि डिफॉल्ट राउटर ये है या डिफॉल्ट राउटर ये है। तो इस केस में शायद ये होगा, तो फिर इसने क्या किया, इसको खींचा, तो ये इसका सेकंड हॉप हुआ है। और इसे पता है कि अच्छा हाँ इस तरफ ही है, तो ये क्या करेगा, इस पे भेजेगा, तो ये इसका थर्ड हॉप हो गया। ये यहाँ से इसको यहाँ भेजेगा, तो इसका फोर्थ हॉप हो गया। तो चार हॉप्स इसने लिए, चार हॉप्स लिए, यानी चार अलग अलग सिस्टम्स को इसने भेजा, तब जाके ये डेस्टिनेशन के पास पहुंचा, है ना। तो इसी को ट्रेस रूट आपका दिखाता है कि कितने हॉप्स इसने लिए, कितना दूर है आपका सिस्टम जिससे आप बात करना चाहते हो। तो अगर मैं इस नेटवर्क के अंदर 192.168.1.6 के साथ ट्रेस रूट करता हूँ, तो देखो आप रिजल्ट क्या आता है, ये क्या आ रहा है, सिर्फ वन हॉप। वन हॉप यानी मैंने क्या बताया था, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो स्विच है आपका, वो एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज आपको पता है, सिंपल टर्म्स में ब्रिज क्या होता है, एक लैंड पीस को दूसरे लैंड पीस के साथ कनेक्ट कर देता है ताकि आप सीधे वहां तक चले जाओ। तो ये दिखता है कि ये बीच में एक और डिवाइस है, लेकिन ये आपके डिवाइसेस को बस ब्रिज करने का काम करता है। तो ये इसका नेक्स्ट हॉप हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ करता हूँ, ये देखो, अब मैं अप एरो डाउन एरो कर रहा हूँ ना, तो जो मेरे पिछले हिस्ट्री जो थी कमांड्स की वो झट से आ रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी टाइप कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ डॉट वन करता हूँ, तो ये देखो ये फर्स्ट हॉप में आ गया। ये क्या दिखा रहा है, ट्रेसिंग राउट टू द यूनिट, यानी इस आईपी एड्रेस तक कितने बीच में हॉप्स आ रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख रहा है, ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 30 ऑप्स। 30 ऑप्स के ऊपर ये बताएगा नहीं, 30 ऑप्स इसकी लिमिट है कि वहां तक आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन जनरली आपके 8 9 10 ऑप्स के अंदर मैक्सिमम आपका काम हो जाता है। तो ये देखो, अब मैंने क्या किया था, मैं भूल गया, मैंने किया था राउटर को पिंग। ठीक है, तो ये मेरा राउटर का एड्रेस है, देखो क्या लिखा हुआ है, एमएसआई लिखा हुआ है। अच्छा ये पुराना है, सॉरी, ये मेरा राउटर है। तो इसको पिंग किया, तो इसका क्या हुआ, एक हॉप के अंदर ही पहुंच गया ये। एक हॉप के अंदर पहुंच गया मतलब ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो पहला हॉप ये हो गया जो मैंने पहले बताया था आपको। लेकिन अब मैं क्या कोशिश करूंगा, अब मैं कोशिश करूंगा बाहर के किसी सिस्टम को पिंग करने का, यानी पिंग 8.8.8.8। आप 8.8.8 को छोड़ के भी कुछ और यूज कर सकते हो, कोई फेमस आईपी एड्रेस। ये फेमस है क्योंकि ये गूगल का सर्वर है, और बहुत लोग अपनी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इसे 8.8.8.8 को पिंग करके देखते हैं कि हाँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इंटरनेट में। तो मैं ये अगर दबाता हूँ तो रिप्लाई आ रहा है, लेकिन ये कितना दूर है, कितने बीच में सिस्टम्स, कितने राउटर्स है बीच में, वो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रेस राउट यूज करूंगा। तो ट्रेस आर टी 8.8.8.8। अब ये मुझे दिखाएगा कि भाई बीच में कितने सिस्टम्स है। और पहला हॉप तो ये मेरा खुद का राउटर है, देखो आ गया ना। अब ये आगे जा रहा है धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन अगले स्टेप में आपको बताता हूँ ये टाइम काटना कैसे है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी दिखाएगा अभी। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन अगले स्टेप में जल्दी बताएगा। तो वेट कर दे थोड़ी देर। दो हॉप्स ले लिया इसने अभी तक। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के किसी एक डिवाइस का होगा। इसके बाद अगला आएगा, अब अगला आ नहीं रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो ये अगर कभी टाइम लगाता है या यहाँ पे स्टार स्टार लगाता है, कुछ ऐसा बताता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस डिवाइस के ऊपर पिंग या फिर ऐसे ऑपरेशंस बंद करके रखे हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें नेटवर्क के अंदर करने के लिए, तो लोग जो रीचेबिलिटी है उस डिवाइस तक वो भी बता देते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो पब्लिक में कोई अटैकर होगा या कुछ होगा, उस सिस्टम को अनदेखा कर लेगा, शायद गलती से उससे वो मिस हो जाएगा। ऐसे भी तरीके रहते हैं। तो ये तो काफी टाइम लगा रहा है नेक्स्ट हॉप दिखाने के लिए, जनरली इतना टाइम नहीं लगता है, जबकि मैं 8.8.8 तक पिंग कर पा रहा हूँ, यानी मेरी रीचेबिलिटी है, लेकिन ये हॉप जो है बीच में एक, वो काफी टाइम लगा रहा है। तो इसको हम लोग एक बार ये करते हैं। अच्छा ये चल रहा है, ओके। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ओके, तो ये बीच वाले ने मना कर दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है ये, लेकिन उसके अगले वाला दिख गया, उसके अगले वाला दिख गया, 4 5 6 7 8।
नो, नोवा हॉप, मतलब इतने सारे राउटर्स बीच में आए, उसके बाद आपका डीएनएस डॉट गूगल, मैंने कहा था ना गूगल का एक फेमस सर्वर है, ये आया। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ टाइम होता है कि वहां से जाके वापस आने में ये वाला टाइम होता है। तो ये अभी आप इस पे ध्यान मत दो, लेकिन आप ऐसे पता कर सकते हो कि कितने जंप्स मारे आपके जो इन्फॉर्मेशन है, पैकेट जो है उसने, ये इससे आपको दिख जाएगा। और डीएनएस तो एक ये होता है, डीएनएस मतलब एक सिस्टम होता है जो कि आपके आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, सॉरी आपके डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है एक आईपी एड्रेस के अंदर। अब आप यहाँ पे अगर आपका ब्राउजर खोलते हो, आप सपोज कर लो क्रोम मैंने ओपन किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com, तो यहाँ मैंने इसका आईपी एड्रेस नहीं दिया, लेकिन मैंने सिर्फ एक नाम दिया। तो इसको नाम कैसे समझ आ रहा है, नाम तो समझ नहीं आता है कंप्यूटर्स को। तो इंसानों के लिए चीज़ों को फ्रेंडली बनाने के लिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर आप बस नाम लिखो वेबसाइट का, वो बैकग्राउंड में खुद उसके आईपी एड्रेस पे कन्वर्ट कर देता है और उस वेबसाइट तक आपको पहुंचा देता है। ठीक है, तो ऐसा बैकग्राउंड के अंदर होता है, आपको समझ नहीं आता है, लेकिन ऐसा पीछे होता है, और उसके बाद ही आप उस वेबसाइट तक पहुंच पाते हो। तो जैसा डीएचसीपी सर्वर होता है, वैसे ही एक डीएनएस सर्वर भी होता है, जिसके अंदर एक लंबी लिस्ट होती है। अब उसको कैसे करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चेक, ये देखो, आप यहाँ लिखो एनएस लुकअप। तो एनएस लुकअप का जो सर्वर है, डीएनएस सर्वर आपका, ये अननोन दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर कुछ चेक करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ लिखो google.com, तो google.com का सर्वर अननोन दिखाया है। ठीक है, नेम दिखाया है नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, और उसका एक आईपी एड्रेस भी दिया है, देखो एक IPv6 एड्रेस दिया है और एक IPv4 एड्रेस दिया है। तो ऐसी मैपिंग्स आपके सर्वर के अंदर रहती है। और कोई वेबसाइट अगर मैं देखूँ तो www.example.com, ठीक है, तो example.com की दो आईपी एड्रेसेस हैं, और इसके दो ये भी हो गए, क्या कहते हैं, IPv6 एड्रेस हो गए। इसका नाम भी देखो आप, akamai.net। तो इसका ये जो नेम है ना, सिंपल टर्म्स में आपको डोमेन नेम जो दिखता है, वो असलियत में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाम होता है, लेकिन वो भी आपके लिए आसान करके सामने दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एनएस लुकअप से आप देख सकते हो कि आपका डीएनएस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और डीएनएस है ना, ये देखो, आप अगर आईपी कॉन्फ़िग करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही, लेकिन आप आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल करो, तो आपके आईपी एड्रेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन दिखेगी, काफ़ी सारी चीज़ दिखेंगी। और ये आपके जो अडेप्टर है, उसका मैक एड्रेस, आपकी आईपी डीएचसीपी से मिली है कि नहीं मिली है, यस और नो, वो इसके बारे में लिखा हुआ है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड है। और यहाँ आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका सबनेट है, आपका नेटवर्क का मास्क। उसके बाद और क्या चीज़ है, ये देखो आपका डीएचसीपी सर्वर, मैंने कहा था ना, जनरली होम राउटर्स के अंदर डीएचसीपी सर्वर खुद राउटर के अंदर ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ लिखा है डीएनएस। तो डीएनएस यहाँ पे क्या है, 192.168.1.1, तो यहाँ इसका डीएनएस भी मेरे राउटर के अंदर ही है। मेरे राउटर के अंदर एक छोटा सा मैपिंग बना के रखा हुआ होगा, जो कि मेरे इससे कंप्यूटर से लेके मतलब मेरे जो डोमेन है मैं उसको कन्वर्ट करता है। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा भी खेल के आपको दिखाता हूँ। तो जब मैं ऑटोमेटिक पे आईपी रखता हूँ तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, google.com में ओपन कर पा रहा हूँ। ठीक है, example.com जाता हूँ मैं, example.com, ठीक है, मैं इस पे गया और ये खुल रही है वेबसाइट। ओके, मोर इन्फॉर्मेशन गया तो दूसरी वेबसाइट पे जाएगा लेके। ठीक है, तो ये चल रहा है इंटरनेट। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा और यहाँ पे फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यूज द फॉलोइंग आई, अभी आप इसको देखोगे ना, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो मैं यहाँ इसको ऑटोमेटिक पे रख देता हूँ, और ये नीचे जो चीज़ है, ऑब्टेन डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली, और या फिर यूज द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस, तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो मैंने इसको डीएनएस दिया नहीं, डीएनएस सर्वर बताया नहीं, तो थोड़ा सा मैंने इसके साथ छिड़खानी कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करता हूँ, और यहाँ पे सर्वर डीएनएस सर्वर दिखा रहा है 192.168.1.1, तो ये अभी भी पुराना ही दिखा रहा है, देखते चलता है कि नहीं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, google.com, ये तो चल रहा है। ठीक है, तो कुछ और करके देखते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर मैं गया और प्रॉपर्टीज में गया, अच्छा ये ऑटोमेटिक पे सेट हो गया फिर से। ठीक है, इसलिए दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं आ रही मतलब सही चल रहा है। तो इसको मैं देता हूँ आईपी एड्रेस 192.168.1.7, इसी का आईपी एड्रेस दे दूंगा मैं फिर से, टैब दबाते ही ये सारा आ जाएगा। डिफॉल्ट गेटवे में दे देता हूँ इसको 192.168.1.1, और
यूज द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस, तो मैं मैनुअली देना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ देना भूल गया और मैंने ओके दबा दिया। ठीक है, अब मैं सीएमडी में जाता हूँ। ठीक है, और आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करता हूँ और यहाँ पे मेरा डीएनएस सर्वर नहीं दिख रहा है, डीएनएस की आईपी नहीं दिख रही है। तो अब इससे क्या दिक्कत आती है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ google.com, अरे google.com ये तो चल रहा है, तो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल.com। ठीक है, अरे ये तो खुल रहा है। तो ये क्यों खुल रहा है, क्योंकि इसके पास ना अपने जो डीएनएस है उसका कैश रखा हुआ रहता है, कैश मेमोरी के अंदर। तो आप उसको पहले उड़ा दो, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश फ्लश डीएनएस, सक्सेसफुली फ्लश द डीएनएस रिजॉल्वर कैश। अभी आप डाल के देखो यहाँ पे एग्जाम्पल.com, अरे ये तो खुल रहा है, ये कैसे हो रहा है? कुछ और ट्राई करते हैं, google.com। तो जनरली ये आपका जो आईपी कॉन्फ़िग स्लैश आपका सिस्टम है, इसे डीएनएस सर्वर के पास, ये IPv6 में है तो शायद इसके पास डीएनएस सर्वर है एक पहले से, वो रिजॉल्व कर रहा है। यानी मेरा राउटर जो है वो शायद डीएनएस इसको प्रोवाइड करके बैठा हुआ है, और इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ, ओके अच्छा 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 ठीक है, तो ये मैं ना इसे यूज द फॉलोइंग डीएनएस रैंडम IPv6, ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, IPv6 जनरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जनरेट कर लिया, जनरेट किया, ये बहुत बड़ा होता है इसलिए मैं खुद से तो वहाँ लिख ही नहीं पाता, ये कर लिया, ओके करते हैं। ठीक है, और डीएनएस मैंने नहीं दिया, और अब चेक करते हैं। अब तो भाई इसके पास दो दो डीएनएस आ गए। ठीक है, और इसके पास ना मैं इसको गलत डीएनएस दे देता हूँ। ठीक है, IPv6 को गलत डीएनएस, इसको 3 कर देते हैं। ओके, क्लोज। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, तो यहाँ पे गलत गलत डीएनएस सर्वर मैंने भर दिए हैं, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा फ्लश आईपी कॉन्फ़िग स्लैश फ्लश डीएनएस। ठीक है, तो सारे हो गए फ्लश। अब मैं यहाँ पे डालूंगा ये वाला आईपी। ठीक है, अब देखो, अब नहीं करेगा काम, ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं गूगल जाके देखता हूँ, google.com, ये गूगल भी नहीं जा पा रहा है, ये कोई वेबसाइट ओपन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास डीएनएस सर्वर ही नहीं है, गलत डीएनएस मैंने यहाँ पे भर दिया है, और IPv4 का तो डीएनएस सर्वर इसके पास है ही नहीं, तो ये यहाँ पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको सेटअप कर देते हैं ऑटोमेटिक पे, ऑटोमेटिक, ओके, IPv6 ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक पे डाल दिया, जो है राउटर देख लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ google.com पे, और इस बार गूगल खुल गया। ओके, तो ऐसे आपका डीएनएस काम करता है। आपके पास डीएनएस नहीं होगा तो आपका इंटरनेट आपको लगेगा कि नहीं चल रहा है, जबकि आपका इंटरनेट चल रहा होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, ट्रबल शूटिंग में काफ़ी काम आती है, नेटवर्क्स में तो बहुत काम आती है। काफ़ी लोग ट्रबल शूट करते करते ये मेन पॉइंट तो पता ही नहीं होता काफ़ी लोगों को, और इस पॉइंट पे ट्रबल शूट करते ही नहीं है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना था। ये वीडियो काफ़ी लंबी थी, आई होप आपको चीज़ें समझ आई। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।